हाँ, तो गुड इवनिंग। इसके पहले 2 वीडियो बनाए हम लोग, वो अपलोड नहीं हो पाया, ठीक है, उसमें साउंड नहीं आई। लेकिन क्लास में इसके पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता से पहले या सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले के काल के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। कोई भी सभ्यता हमेशा किसी न किसी नदी घाटी में शुरू होती है, ठीक है, किसी नदी घाटी में शुरू होती है। तो क्यों शुरू होती है नदी घाटी में, क्या कारण हो सकता है? जल। हाँ, नदी घाटी की सभ्यता नदी घाटियों में शुरू होने का प्रमुख कारण यह है कि वहां पे उपजाऊ मिट्टी मिलती है, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था होती है, ठीक है। और उन घाटी की सभ्यताओं में जहाँ पे ये विकसित होती हैं, वह नदियाँ और उनसे जुड़ी हुई जो उनकी इन्फ्लुएंसेस होती हैं, वो इन्फ्लुएंसेस भी उनको यातायात का मार्ग उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। और उन नदियों के किनारे ही सभी सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के घाटी में शुरू हुआ था। ऐसा नहीं है कि सिंधु नदी के किनारे ही है। सिंधु नदी की घाटी कहने का तात्पर्य है कि उसके कैचमेंट एरिया जितनी होती है, कैचमेंट एरिया मतलब अधिग्रहण क्षेत्र, या उस नदी के जितनी सहायक नदियां होंगी उन सभी को जोड़ करके उस एक प्रमुख नदी की घाटी माना जाता है। जैसे हम अगर देखें कि गंगा नदी घाटी, जब हम इसको कहते हैं ये गंगा नदी घाटी है, अगर गंगा ऐसे आती है और ऐसे निकल के ऐसे यहाँ तक ऐसे जाती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंगा ही, इसके किनारे किनारे के शहर ही गंगा नदी घाटी में कहे जाएंगे, बल्कि इसकी सहायक नदियां जितनी इधर से आती हैं या इधर से आती हैं या इधर से आती हैं या इधर से आती हैं, जो भी नदियां इसमें आकर के मिलती हैं, इन सभी की घाटियों को हम गंगा नदी घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे ही सिंधु नदी है, तो मैंने आपको इसके पहले इसके जनरल जो सामान्य भूगोल भारत का बताया था, उस सामान्य भूगोल में मैंने बताया था कि एक ऐसी तिब्बत के पठार पे यहाँ पे एक मानसरोवर झील है, इसके अपोजिट इधर से जो नदी निकलती है और एक इधर से निकलती है। तो इधर से जो नदी निकलती है उसका क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। क्या? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है, और इसके ऊपरी भाग से जो निकलती है वो ऐसे होते हुए एक नदी आती है, इसी का नाम है सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी का जो नदी आती है, ये सिंधु नदी भारत में तो कम बहती है, ज्यादातर ये पाकिस्तान में है, मगर इसका कैचमेंट एरिया, जो इसका अधिग्रहण क्षेत्र है, पूरा पाकिस्तान लगभग आधा, और भारत का पंजाब से लेकर के गुजरात के तट तक का इलाका पूरा ये सिंधु नदी घाटी ही कहलाता है, ठीक है। सिंधु क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें इसकी सहायक नदियां, जैसे एक नदी यहां से आती है, ये इसमें आकर के यहां मिलती है, ये झेलम है, ठीक है, झेलम नदी है। इसके नीचे चिनाब नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब है, ठीक। फिर एक नदी है रावी, फिर एक नदी है सतलज, और ब्यास, गधे, ब्यास नदी है, ठीक है। तो इस इलाके को पंचनद कहा जाता है। पंचनद, या आब माने होता है पानी, और पंज माने होता है 5, तो इसीलिए इस इलाके को पंजाब नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपके राज्य, आपके भारत में जो क्षेत्र पड़ता है पंजाब का, ये इलाका, ये तो काफी छोटा राज्य है, लेकिन पंजाब अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो काफी बड़ा है। ये पूरा क्या कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान ही पंजाब है। पूर्वी पाकिस्तान जो बंटवारे के बाद इधर चला गया है, वो भी पंजाब का इलाका है, ठीक है। और काफी सभ्यता संस्कृति की दृष्टि से काफी प्राचीन और समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है। तो ये नदियां जो है आकर इसमें मिलती हैं, तो इन सब नदियों को हम, इस पूरी इलाके को हम सिंधु नदी घाटी के नाम से ही जानते हैं। तो शुरुआत में जो क्षेत्र का पता चला, वो सबसे पहले हमें सिंधु नदी के, ये जो रावी नदी है, इस रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। कौन सा है?
हड़प्पा। तो हड़प्पा में सबसे पहले इस बात का पता चला, तो सबसे पहले जो उस वक्त मार्शल महोदय जो निदेशक थे हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, वो मार्शल महोदय ने इसे हड़प्पा सभ्यता ही नाम दिया। अच्छा, अब हम पहले जरा इस सभ्यता से पूर्व कोई भी सभ्यता अपनी जन्म से पहले ग्रामीण या नीचे से स्तर से उठ के तब ऊपर पहुंचती है, ठीक है, अपने परिपक्व अवस्था में पहुंचती है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता को जन्म देने के लिए, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है जितने भी या इसके स्थल प्राप्त होते हैं वह सारे के सारे नगरीय हैं। नगरीय मतलब एकदम सिटी, जिसको कहते हैं, जो आजकल पेरिस है ना, पेरिस बिल्कुल पेरिस के टक्कर के है, ठीक है। तो इस अचानक ये शहर बस तो नहीं गए होंगे, ठीक है। तो अगर ये शहर, पहली बात तो ये शहर में खेती नहीं होती, तो वहां के लोग अनाज कैसे खाते होंगे? वहां पे अगर कोई उद्योग होगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहां से आता होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के ध्यान में रख करके जब इस पूरे इलाके का सर्वेक्षण किया जाता है, तो जो भी संस्कृतियां इसके आसपास मिलती हैं वो सब मिलता है कि वो सब इसका सपोर्ट करती हैं। मतलब उनकी नींव पर ये नगरीय सभ्यता खड़ी हुई थी, ठीक है। तो इसका पहले हम एक भौगोलिक वो ले लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के सबसे जो पश्चिमी इलाका है यहां, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये बलूचिस्तान में सुतकांगेन डोर है, सुतकांगेन डोर। तो अच्छी इस जो स्थानों के नाम है इनको बराबर ध्यान रखना, और किन किन स्थानों पे क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। क्यों ऐसा सब महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि ये एकमात्र ऐसा इतिहास का काल है जो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसी आधार पे ये इतिहास लिखा गया है। क्योंकि कोई भी लिखित या कोई भी विदेशी साक्ष्य या किसी दूत का या किसी विदेशी यात्री का या किसी साहित्यिक साक्ष्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। कहीं भी इसका उल्लेख आपको नहीं मिलता, लिखित उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए जो कुछ भी लिखना है इतिहासकार को, तो वो इसके जो जो जगह की खुदाई हुई है और वहां पे जो जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उन वस्तुओं के आधार पर ही इसके इतिहास का पुनर्निर्माण हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें विद्वानों में अलग अलग मतभेद है कि उन वस्तु जो चीजें मिलती हैं, चाहे वो सभ्यता से रिलेटेड हो या चाहे सांस्कृतिक रूप से रिलेटेड हो, तो उसके लिए अलग अलग मत अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। लेकिन जो सर्वमान्य मत है उसी पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसका इलाका देख लेते हैं। एक चिनाब नदी के तट पर जम्मू में एक स्थान है, उसका नाम है मांडा। ये सबसे उत्तरी क्षेत्र है, सबसे उत्तरी। ये अक्सर पूछा जाता है, ये जो बता रहा हूं ये इसको नोट कर लें, सबसे उत्तरी क्षेत्र है, ठीक, सबसे उत्तरी क्षेत्र है। हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर, यहां मेरठ के हिंडन नदी के तट पर एक जगह है, इसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये सबसे पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। ये सबसे पूर्वी स्थल है इस सभ्यता का, जहां पे इस सभ्यता से जुड़े हुए पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक यहां पे है, ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र में। कहां? दैमाबाद महाराष्ट्र में। ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है। ये गोदावरी नदी घाटी पे पड़ता है, ये गोदावरी नदी घाटी में पड़ता है दैमाबाद, ठीक है। सबसे पश्चिमी इलाका सुतकांगेन डोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, ये पाकिस्तान में है। सबसे उत्तरी मांडा है जो कि जम्मू में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे है। और सबसे दक्षिणी दैमाबाद। तो अगर इन इलाकों को ऐसे मिलाया जाए तो आप पाएंगे कि एक आयताकार इलाका आता है इस क्षेत्र में, आयताकार इलाका आता है, ठीक है। तो ये पूरा इलाका सिंधु घाटी की सभ्यता माना गया है। क्योंकि हड़प्पा पहली बार जब मिला तो इसको मार्शल साहब ने हड़प्पा सभ्यता नाम दिया, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया, ठीक है।
बाद में जब अन्य स्थानों की खोज होने लगी और नए नए स्थान मिलने लगे, नए नए शहर मिलने लगे, तो जाकर के देखा गया कि ये सिंधु की जो समस्त घाटी में फैले हुए हैं, इसलिए इसके हड़प्पा सभ्यता का नाम बदल करके सिंधु घाटी की सभ्यता किया गया, जो कि सर्वमान्य है। तो हड़प्पा सभ्यता नहीं बल्कि इसको आप सिंधु घाटी की सभ्यता ही कहेंगे। तो आगे हम जितना भी नाम लेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता कहेंगे। इसको इंग्लिश में आईवीसी अक्षर लिखा हुआ मिलता है, आईवीसी, इंडस वैली। इंडस का मतलब होता है सिंधु, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब ये सभ्यता एकमात्र सभ्यता विश्व में तो थी नहीं कि अकेली सरवाइव कर रही थी उस वक्त, ठीक। उसके समकालीन सभ्यताएं थी, उसके समकालीन सभ्यताएं थी जिनसे इसका रिलेशन था, जिसका संबंध था। क्योंकि कोई भी साम्राज्य या कोई भी राज्य, यहां तक कहा है कि कोई भी गांव अकेले जिंदा नहीं रह सकता, जरूर उसका कोई ना कोई आवश्यकता दूसरे सभ्यताओं से, दूसरे शहरों से या दूसरे देशों से पड़ेगा ही। तो सारी चीजें तो एक जगह उत्पादित नहीं हो सकती, तो दूसरे सभ्यताओं से भी उसको रिलेशन रखना पड़ता है, और वो खासकर रिलेशन होता है व्यापारिक। क्या रिलेशन होता है? व्यापारिक। तो तत्कालीन जो उस वक्त की सभ्यताएं थी, उसमें आपको समकालीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, सुमेरियन, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये फारस में है, सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, दजला फरात नदी के किनारे, दजला फरात घाटी की सभ्यता, ठीक है, ये इसकी समकालीन सभ्यताएं हैं। और एक मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता एक दजला फरात नदी में ही, नदी घाटी, वही उसी का नाम है, मिस्र की सभ्यता भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये सभ्यताएं हैं, तो इन सभ्यताओं की समकालीन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो चीजें प्राप्त होती हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उनसे इनका समर्थन होता है, उनसे इनका समर्थन होता है, ठीक। अच्छा, इसमें बहुत सारी जैसे सुमेरियन सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता है, यहाँ पे जो लिपियां पाई गई हैं उनको पढ़ा गया है, और उनसे पढ़ा गया है, तो उसमें जो लिखे हुए स्थानों के नाम हैं, उन स्थानों के नाम हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थानों से राइम करते हैं, मतलब मिलाते हैं। तो हमें पता चलता है कि मोहनजोदारो, जो मोहनजोदड़ो है, उसका मेलुहा नाम से उसका उल्लेख मिलता है, मेलुहा। तो अगर ये सवाल कई बार पूछा गया है कि सुमेरियन सभ्यता में या मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुहा नाम से उल्लेखित शब्द, मेलुहा नाम से उल्लेखित शहर का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से किस स्थान से उसका मैच किया जाता है, तो आप बताएंगे मोहनजोदाड़ो से या मोहनजोदड़ो से मेलुहा का वो किया जाता है, ठीक है, मिलान किया जाता है। तो ये माना जाता है कि मेलुहा जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो था, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब हमने बात की थी कि किसी भी सभ्यता को शहर तक पहुंचाने, यानी कि परिपक्व अवस्था में पहुंचाने के लिए जरूर उसके पहले नींव का निर्माण ग्रामीण सभ्यता ने किया होगा। बिना ग्रामीण सभ्यता के तो कोई जन्म नहीं ले, क्योंकि आज भी बड़े बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता जैसे इतने बड़े शहर हैं, वो आसपास के गांवों पर डिपेंड है। किसके लिए? भोजन के लिए, कच्चे माल के लिए, ठीक है। तो वैसे ही ऐसी बहुत सी सभ्यताएं हमारे भारत में थीं। कैसी संस्कृतियां थीं? वो संस्कृतियों के नींव पर ही यह खड़ा हुआ था। तो उसमें हम चार क्रमानुसार हम उनको, इसको कहते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक। जैसे कि हम इसके पहले बात कर चुके थे पिछले क्लास में कि सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा कैसे बनता है? पीतल और तांबा और जस्ता मिला करके। तो ये कांसे की अधिकतर वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कांस्य अधिकतर चीजें नहीं मिली हैं, मगर कांसा एक बिल्कुल नया चीज दिखाई दिया है, इसलिए हम उसको कांस्य युगीन सभ्यता दिखाएं। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के अवशेषों पर ही, उसके आधारों पर ही इस सभ्यता का निर्माण हुआ। तो उन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सबसे प्राचीन है कायथा संस्कृति, ठीक है, कायसा संस्कृति। बस नाम याद रखना, इससे जुड़े कुछ स्थलों के नाम भी बता देंगे, वो भी याद रखना।
इस पर ज़्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्राचीन इतिहास में इस भाग से कोई एक सवाल कभी कभी पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। कायथा है, ठीक है। कायथा के बाद आहार संस्कृति है, आहार संस्कृति है, ठीक, ये क्रम है, याद रखना बस, संस्कृति है। और तीसरा मालवा संस्कृति है, मालवा, जो मालवा के इलाके में है, ठीक, मालवा संस्कृति है। और चौथा नंबर आता है जोरवे संस्कृति का, जो कि महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति है। अच्छा, क्यों हम कहते हैं कि इन संस्कृतियों ने इसके पृष्ठभूमि का निर्माण किया होगा? क्योंकि ये संस्कृतियां विकसित क्रम में दिखाई देती हैं। कायथा पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति है, ठीक है, और यहाँ पे तांबे और पत्थरों के औजारों के भरमार मिलता है, ठीक। फिर आहार उससे थोड़ी बेहतर है, ठीक है, जो उसके ऊपरी स्तर पे प्राप्त होती है। जो खुदाई होती है तो उसमें लंबवत जो खुदाई होती है तो सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है वो आधुनिक होता है, उसके नीचे वाला भाग, उससे नीचे वाला भाग उससे प्राचीन होगा, उससे नीचे वाला भाग अगर कुछ मिलता है तो उससे प्राचीन होगा, जो सबसे नीचे वाला तो वो माना जाता है कि वो सबसे प्राचीन होगा। तो कायथा इस मामले में सबसे प्राचीन है। उसके बाद आहार है, ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में, ठीक। मालवा संस्कृति मालवा के इलाके में पड़ता है, मालवा के पठार में पड़ता है। और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है, बस इतना याद रखना, ठीक। तो जोरवे संस्कृति, ये दैमाबाद जो है ये जोरवे संस्कृति का स्थल रहा है। दैमाबाद जोरवे संस्कृति यहाँ है। मालवा, मालवा का इलाका ये है, ठीक, मालवा का इलाका एक है। आहार, आहार संस्कृति का इलाका ये है, ठीक। तो ये संस्कृतियां इसके आधार पर ही इसका निर्माण हुआ है, ठीक। और कुछ कुछ नगरों के नाम हैं, जैसे जोरवे संस्कृति लास्ट में आती है और विकसित है। तो जोरवे संस्कृति के कुछ स्थल ऐसे हैं जैसे दैमाबाद और इनाम गांव। इनाम गांव की खुदाई में ये दो स्थल ऐसे हैं, दैमाबाद, इनाम गांव और नौदा टोली। नौदा टोली याद रखना, इसको दिमाग में बनाए रखना कि ये ऐसे स्थल हैं जहां से हमें दिखाई देता है कि कैसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता से धीरे धीरे नगरीय सभ्यता की तरफ लोग बढ़ रहे थे। तो नौदा टोली ऐसा स्थल है जहां पे सर्वाधिक मामले में सर्वाधिक अनाज मिलते हैं, सर्वाधिक अनाज, अनाज का उत्पादन यहाँ पे किसका, गेहूं, जौ, दाल, ठीक है, सरसों, इस प्रकार के जो अनाज है वो नौदा टोली में सर्वाधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये नोट करने वाला बात बिल्कुल याद कर लेना है। दैमाबाद और इनाम गांव, तो दैमाबाद और इनाम गांव में जो बस्तियां हैं वो किलेबंद है और नगरीकरण का प्रारंभ दिखता है यहाँ से, ठीक है। नगरीकरण का प्रारंभ दैमाबाद और इनाम गांव से मिलता है, क्योंकि नगरीकरण में क्या होता था कि एक नगर जब बसाया जाता था तो नगर को कोशिश करते थे कि नगरीय लोग ग्रामीण संस्कृति से अपने आप को अलग रखें। आज भी ऐसा ही होता है, शहरी अपने आप को शहरी समझते हैं, ग्रामीण कहलाना पसंद नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, अपनी बस्तियों को चारों तरफ से एक प्राचीर, प्राचीर मतलब दीवार से घेर लेते हैं। तो दैमाबाद और इनाम गांव की जो बस्तियां हैं वो एक रक्षा प्राचीर से घिरी हुई हैं, ठीक है, रक्षा प्राचीर से घिरी हुई हैं। चारों तरफ से इन पूरे के पूरे नगर को दीवारों से घेर दिया गया है। जैसा कि आप पाएंगे कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों को रक्षा प्राचीर से घेरा गया है, ठीक है। इतना नोट कर लिया। कायथा, आहार, मालवा, जोरवे, जोरवे सबसे आधुनिक है, ठीक। अच्छा, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल निर्धारण जो होता है वो उसके विषय में तमाम अलग अलग मत दिए गए हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक तथ्यों से प्रमाणित है वो आता है कार्बन 14 विधि, कार्बन C14 विधि से इसका काल जो है 2500 ईसा पूर्व या 2500 BC से मैंने आपको बताया था 1700 BC या 1750 मिलेगा, 1750 BC या 1700 BC तक का इसका काल है, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि इसका काल कहां से कहां तक का है, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है कि अचानक ये संस्कृतियां जो ग्रामीण थी वो खत्म हो गई, तत्काल जो है इनके खत्म होते ही तुरंत ये
खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। ये जोरवे संस्कृति 700 बीसी तक चलती आई है, ठीक है, 700 बीसी तक, यानी कि करीब करीब 1000 साल तक उसके साथ साथ चली है सिंधु घाटी की सभ्यता की। ठीक है, इतना देख लिया, भौगोलिक विस्तार देख लिया। ठीक है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई। ठीक है, अब हम आते हैं कि इस सभ्यता के खोज और उसके स्थानों के जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसके बारे में फटाफट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पहला प्रमाण सन 1926 में, ठीक है, चार्ल्स मेसन ने, जो कि एक यात्री या ये कह सकते हैं कि वो जो भी रहे हों, चार्ल्स मेसन ने इस बात की जानकारी दी कि यहां कोई ना कोई सभ्यता विद्यमान है। ठीक है, फिर 1900 हो गया, गलती हो गई। ठीक है, यहां 1826 लिख लेना, 1856 में ब्रिटिश सरकार ने, जो भारत में ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटिश सरकार ने यहां पे इस जगह पे रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया। ठीक है, तो रेलवे लाइन बिछाते समय वहां पे रेलवे लाइन के नीचे, उनको आज भी देखा होगा कि रेलवे लाइन के नीचे गिट्टी या पत्थर डाला जाता है ताकि वो दबे नहीं। तो उसके लिए आसपास की पत्थर या ईंटों की तलाश की जा रही थी। तो जब एक बहुत बड़ा टीला था, उस टीले से पत्थर निकल रहे थे या ईंटें निकल रहे थे, पके हुए, काफी मजबूत थे, चौड़े, तो उसमें से जब ईंटें निकाल के उसके अंदर लगाया जा रहा था, काफी ईंटें तो ऐसे बर्बाद हो गए। ठीक है, तो उसमें लगाए जा रहे थे, लेकिन जो विलियम उनका कुछ नाम था, याद अभी दिमाग से, किताब में देख लेना। तो उन्होंने बताया कि ये ईंटें जो इसमें निकल रहे हैं काफी प्राचीन लग रहे हैं और इस पर कुछ लिखा हुआ भी है। ठीक है, और ऐसा तो भारत में कहीं दिखाई नहीं दे रहा ग्रामीण संस्कृति में। ठीक है, तो उन्होंने इसकी जानकारी दी, तो रेलवे बिछाते समय इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस पे, भारत पे और अन्य जगहों पे कब्जा करने में इतनी व्यस्त थी कि उसने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। तो जाके 1921 में जब मार्शल हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे, मार्शल साहब निदेशक थे, तो उन्होंने दयाराम साहनी, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, राय बहादुर इनको कहते हैं, इनकी उपाधि थी राय बहादुर दयाराम साहनी को इन्होंने भेजा कि भाई उसकी खुदाई करो। ठीक है, हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय, याद करने वाला है, लॉर्ड कर्जन के समय स्थापित हुआ था। कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। क्या लिख रहा हूं मैं अभी, सर्वेक्षण, ठीक है, ASI जिसको कहते हैं। ठीक, उसकी स्थापना हुई थी और उसके पहले जो निदेशक बनाए थे वो जॉन मार्शल साहब थे। जॉन मार्शल साहब के निर्देशन में राय बहादुर साहब ने इसकी खुदाई करवाई हड़प्पा की। ठीक है, विस्तृत खुदाई करवाई। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। ठीक है, इसकी खुदाई करवाई राखालदास बनर्जी या RD बनर्जी, लिख देना, RD बनर्जी साहब। ठीक है, RD बनर्जी साहब ने मोहनजोदड़ो की 1922 में खुदाई कराई और 1921 में जॉन मार्शल साहब के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई हड़प्पा की करवाई। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये दोनों माना जाता है कि ये इतने बड़े सभ्यता की राजधानी थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसलिए इसके सन को याद रखना। ठीक है, 1921 में इसकी खुदाई हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। ठीक है, इतना याद हो गया। जॉन मार्शल साहब उस वक्त थे, इसके निदेशक थे, दयाराम साहनी ने इसका कराया और राखालदास बनर्जी या RD बनर्जी साहब ने जो है मोहनजोदड़ो का खुदाई। ठीक, कितना कंफर्म है? अच्छा, अब आगे आते हैं कि इसके नए नए स्थान जो प्राप्त होते गए, अब उसको भौगोलिक रूप से हम दर्शाते तो वो इतिहास में बहुत लंबा चला जाएगा, तो फटाफट हम इसके
स्थानों के नाम देख लेते हैं। पहला है हड़प्पा, ठीक, हड़प्पा ये रावी नदी के तट पर है, ठीक है। दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो, ये सभी ने सभी किसी किसी नदियों के तट पे है। ये सिंधु नदी के तट पे है, सिंधु, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो अब ये ध्यान देने की बात ये है कि खुदाई तो जितनी हुई तो उसमें सारे के सारे स्थल जो सिंधु की सभ्यता के मिले, वो जैसे ही भारत का बंटवारा हुआ तो सब पाकिस्तान में चले गए, सब पाकिस्तान में चले गए। अब भारतीय इतिहास को इनके सपोर्ट पे हम लिख तो सकते हैं, मगर बार बार जाके वहां खोज तो कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारा दुश्मन देश है। तो ऐसा तो सोचा गया कि मान लो इतनी सभ्यता का, सिंधु घाटी की सभ्यता का जितना स्थल है वहां मिला है, तो ऐसा तो नहीं कि भारत में भी नहीं होगा। तो भारत में नए सिरे से खोज होनी शुरू हुई। तो उसके बाद जो खोज होते गई उसमें कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, इस सरस्वती नदी के तट पर है, सरस्वती, सरस्वती नदी के तट पर है, ठीक है। उसके बाद इसकी खोज हुई कालीबंगा। तीसरा एक है जो महत्वपूर्ण है, जो यहीं पे है, मोहनजोदड़ो, यहाँ है सिंधु नदी देखते हुए। इसी के उत्तरी तट पे, सॉरी दक्षिणी तट पे चन्हुदड़ो है, ठीक, चन्हुदड़ो है, ये भी सिंधु नदी की घाटी पे तट पर ही है, सिंधु की तट पे है, ठीक, सिंधु घाटी में पड़ता है। चौथा जो भारत में मिलता है वो है कालीबंगा। फिर आते हैं बनावली, बनावली है, ये आपका हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है, राज्य पूछता है। पांचवा जो आता है वो है लोथल, महत्वपूर्ण ही बता रहे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, सभी नहीं बता रहे हैं। लोथल ये आपका गुजरात में है, ठीक है, गुजरात यहाँ पे, ठीक है, गुजरात में है। ये भोगवा नदी के तट पे है, भोगवा नदी, ठीक है, भोगवा नदी के तट पे है। अच्छा, भारत में मिलने वाला सबसे बड़ा स्थल है वो है धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा जो है वो सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। अब इसके बारे में विस्तृत बात करेंगे कि भारत में है सबसे बड़ा। सातवां आता है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है। आठवां कुंतासी, ठीक है, कुंतासी ये भी हरियाणा में है, ठीक, हरियाणा में। तो आपने देखेंगे कि गुजरात और हरियाणा ही आपको ज्यादा स्थल दिखाई देंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न कई परीक्षाओं में पीसीएस और आईएएस में भी कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किन नदी घाटी में मिलते हैं भारत के। सिंधु को अगर छोड़ दिया जाए तो सिंधु में, तो आप लिखेंगे सरस्वती, सरस्वती, या इसको आजकल घग्घर कहते हैं, घग्घर, ठीक है। इस नदी की घाटी में सर्वाधिक स्थल सिंधु सभ्यता के प्राप्त होते हैं भारत में। अब हम पाकिस्तान को नहीं जोड़ रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। सरस्वती घग्घर नदी की घाटी में सर्वाधिक स्थल प्राप्त होते हैं, जैसे कि कृंतासी, राखीगढ़ी, ठीक है, बनावली, ऐसे कई स्थल हैं, ठीक। तो ये स्थल भारत में सरस्वती घग्घर नदी के इलाके में ज्यादा केंद्रित है, ठीक है। इन स्थलों के नाम याद रखना, ये कलम से हैं। तो ये वाले इधर के जो चन्हुदड़ो है ये भी उधर चला गया, और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सब पाकिस्तान में चले गए, ठीक। अब हम इन स्थलों पर प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण भवन, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि वहां पे क्या क्या स्थल प्राप्त हुए। तो आप पहले पे देखते हैं, पहले नंबर डालिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या क्या प्रमुख चीजें मिलती हैं। पहली बात तो सबसे पहले यहां मिलता है एक विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, स्नानागार माने बाथ, नहाने के लिए। एक अन्नागार, अन्नागार, ठीक है। सेलखड़ी की सर्वाधिक मोहरें, जो सेलखड़ी की बनी है, सेलखड़ी की सर्वाधिक मोहरें, ये नोट करते जाना आप, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ही सिर्फ इसका लिखा जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक मोहरें कहां से मिलती हैं,
मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। अन्नागार, अन्नागार वैसे कई जगह मिला है, ठीक है, हड़प्पा में भी है, कालीबंगा में भी है, लोथल में भी है। तो अन्नागार क्यों हर जगह है? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में जो अनाज है उसको इकट्ठा करके रखा जाता था, ठीक है, ताकि भविष्य में इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि आज उत्पादन हुआ सारा खा पी के खत्म, तो शहर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि शहर के लोग खेती तो करते नहीं, ठीक है। तो शहर के लोग खेती नहीं करते, तो अन्नागार आपको अधिकतर नगरों में प्राप्त होगा, ठीक है। सेलखड़ी की सर्वाधिक मोहर, एक ऐसी मोहर मिलती है वहां पे जिसपे योगी की मूर्ति बताया गया है, योगी की मूर्ति है, ठीक है, एक मोहर पे जिसपे एक योगी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देते हैं, ध्यान मुद्रा पे बैठे हुए दिखाया गया है। तो उन योगी की मूर्ति के आधार पे माना जाता है कि पशुपति की मोहर है, पशुपति शिव का सबसे आदि रूप है, ठीक है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि भोलेनाथ की या भगवान शंकर की मुद्रा हमेशा ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, योगी की मूर्ति। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो विश्व प्रसिद्ध है वो है कि नाचती हुई या नृत्य नत नाचती हुई कांसे की एक महिला की मूर्ति, ठीक है, कांसे की महिला की मूर्ति, ठीक है, ये यहां से प्राप्त होती है, ठीक। तो ये स्थल याद रखना, ज्यादा नहीं बताएंगे, बस इतना ही याद रखना काफी होगा आपके लिए कि एक विशाल स्नानागार मिलता है, ठीक है। ये अद्भुत है, आश्चर्य है, क्योंकि पूरी दुनिया में और इस स्थल मोहनजोदड़ो के अलावा और कहीं नहीं मिलता ये विशाल स्नानागार। इसलिए याद रखना, विशाल स्नानागार हमेशा मोहनजोदड़ो के साथ इसको जोड़ करके याद रखना। अन्नागार, ठीक है, जो 6-6 कमरे के बनाए गए हैं, एक तरफ 6 है, एक तरफ 6 है, ऐसे एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, ऐसे ऐसे 6-6 की 12 के क्रम में है ये, ठीक है, ऐसे, ठीक। और बीच में चबूतरा है जिस पर इन अनाजों को निकाल के रखा जाता था और इन कमरों में इनको इकट्ठा किया जाता है, ठीक। अच्छा, स्नानागार के बारे में जान लो। स्नानागार के बारे में कुछ पूछता है कि स्नानागार की लंबाई कम से कम 11.8 मीटर लंबाई है इसकी, ठीक है, या 12 मीटर मान लो लगभग, ठीक है। चौड़ाई 7.1 है मीटर चौड़ाई है इसकी, और गहराई 2.43 या 2.5 मान लो इसकी गहराई है, ठीक है। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं, उत्तर और दक्षिण में इसके अंदर उतरने के लिए, नहाने के लिए सीढ़ियां बनी, ठीक। इतना सही होगा। उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां हैं, लंबाई इसकी 11.8 मीटर है, चौड़ाई इसकी 7.1 है, और इसकी गहराई 2.5 मीटर के करीब है, ठीक है। अच्छा, अब इस नगर की एक बार आप संरचना, किसी भी एक नगर की संरचना आप समझ जाएंगे तो समझिए सारे नगरों की समस्या, क्योंकि सारे के सारे नगर बिल्कुल एक ढांचे पर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, दिशा का ज्ञान है ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। तो यहां पे जो नगर बसाए गए हैं, तो उसमें एक नगर, एक स्थान मिलता है जो पश्चिम इलाके में है, एक पूरब इलाके में है, ठीक है। और इन दोनों को ही जोड़ते हुए एक दीवार खड़ी कर दी गई, ठीक है। इसको दुर्ग टीला कहते हैं, जो पश्चिम साइड में है उसको दुर्ग टीला कहते हैं, और ये जो इधर वाला जो पूरब साइड में है इसे नगर टीला कहते हैं, ठीक है, नगर टीला कहते हैं। तो दुर्ग टीला का खास बात क्या है कि दुर्ग टीले में जो वहां के शासक वर्ग हैं या व्यापारी वर्ग हैं या जो संभ्रांत लोग हैं, वो इसमें प्रशासनिक अधिकारी टाइप के लोग इसमें रहते थे। नगर टीला क्या है? नगर टीला बाजार है, आम लोगों की रहने की जगह है। यही इसका सबसे नक्शा एक बार समझ लिए, बाकी सारे शहर इसी तरह से हैं, ठीक। तो ये हो गए आपके मोहनजोदड़ो का नक्शा, और ये से आपको हड़प्पा भी ऐसा ही मिलेगा, आपको कालीबंगा भी ऐसा ही मिलेगा, आपको सारे के सारे ऐसे ही मिलेंगे, और सारे शहर जो है रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, ठीक। लेकिन इन कुछ ऐसे इसके अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे इसके अपवाद भी हैं, ठीक है।
जैसे अभी उसको बताएंगे, पहले हम मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा को क्लियर कर लेते हैं। जगह के नाम हड़प्पा। हड़प्पा की खासियत क्या है? यहाँ पे भी अन्नागार मिलता है, ठीक, अन्नागार मिलता है। दूसरा, अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं, अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं, ठीक। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण, बाकी नगर वगैरह सब कुछ वैसा ही मिलता है, ठीक है। अन्नागार मिलता है, अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। यहाँ पे मुहरे सर्वाधिक, वहां मुहरे मिली हैं। सर्वाधिक सेलखड़ी की मुहरे कहां मिली हैं? मोहनजोदड़ो। लेकिन सर्वाधिक सर्वाधिक लेख युक्त, लेख मतलब जिस पर लिपि लिखी हुई है, ऐसी मुहरे हड़प्पा में मिलती हैं, हड़प्पा में मिलती हैं, ठीक है। सर्वाधिक लेख युक्त मुहरे हड़प्पा में मिलती हैं। सर्वाधिक सेलखड़ी की मुहरे आपको मिलेंगी मोहनजोदड़ो में, और सर्वाधिक लेख युक्त, ठीक है। और यहाँ पे इसमें एक मिलता है सर्वाधिक बर्तन, या कहते हैं मृद भांड, कहते हैं मृद भांड चित्रित है, चित्रित है, और उस पे लिपि भी है, ठीक है, लिपि भी है, ओके। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो यहाँ की वस्तु जो आपसे पूछी जाएगी परीक्षा में, वो है मातृदेवी की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति। अच्छा, इसको मातृदेवी की मूर्ति क्यों कहते हैं? मातृदेवी की मूर्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि यह माना गया है कि वो ऐसी मूर्ति एक सेलखड़ी पे बनाई गई है जो औरत निर्वस्त्र है, और उसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो उसका तात्पर्य ये लगाया गया है कि जो पौधा निकल रहा है, मतलब ये उर्वरता की देवी है, उर्वरता की देवी है। यानी स्त्री ही ऐसी जाति है जो किसी चीज को जन्म दे सकती है। इसीलिए हम पृथ्वी को माता कहते हैं, धरती को माता कहते हैं, क्योंकि सब कुछ, सूरज की रोशनी और हवा, दो चीजें छोड़ के हम हर चीज पृथ्वी से ही प्राप्त करते हैं। सूरज की रोशनी और हवा, चाहे ये मकान आपने बनाया हो, ये सारी जो भी चीजें बनी हैं, ये सारी की सारी पृथ्वी से निकली हैं। चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो आपको खाने पीने की चीजें हो, यहाँ तक कि जो हमने कपड़े भी पहन रखे हैं, ये भी पृथ्वी से ही पैदा होता है, ठीक है। हमारा भोजन पृथ्वी, तो पृथ्वी से ही सारी चीजें निकलती हैं, इसलिए मातृदेवी की मूर्ति वहां प्राप्त होती है, ठीक। दूसरी बात, मातृदेवी की मूर्ति जो कि गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, वो मिलती हैं। और हड़प्पा से बहुत सारी मातृदेवी की मूर्तियां, मतलब औरतों की। अच्छा, दो चीजें महत्वपूर्ण है कि लिंग और योनि, लिंग और योनि, लिंग और योनि की छल्ले योनि माना गया है। जैसे आप शिवलिंग देखें, शिवलिंग, तो शिवलिंग का ऊपरी वाला भाग जो होता है, जो गोल ऊपर का रहता है, खड़ा रहता है, वो माना गया है शिव का लिंग है। और उसके चारों तरफ जो छल्ला ऐसे दिखाया जाता है, आप कहीं भी शिवलिंग देखे होंगे तो उसको घेरे हुए एक ऐसा, फिर वो नाली टाइप का उसमें बना जाता है, वो माना जाता है कि वो पार्वती जी का योनि है। तो इसकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि यही जन्मदाता है, यही जन्मदाता है, यानी किसी भी चीज का, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, उन सब का जन्म एक औरत देती है। और वह लिंग, तो लिंग पूजा